हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के यूट्यूब चैनल पर। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने एक जो है पीवाई क्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी की जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, बट जो भी चीज़ें होंगी आपकी काफ़ी रिलीवेंट रहेंगी। हर एक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। तो जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे चैनल पे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कैसे लग रहा है कंटेंट, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है कैश इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, कैश इक्विवेलेंट दो वर्डों से बना है, कैश प्लस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, कैश के तुल्य जिसे माना जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से उठता है, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन जो हमारा उठता है ये आता है हमारा जहां पर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, CFO बनाना होता है। CFO जब आप बनाते हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि CFO जो बनाया जाता है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाया जाता है। तो याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि किसको CFO बनाने से छूट होती है। तो 1% जो कंपनी होती है बच्चे, 1% OPC जिसको बोल देते हैं, OPC को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर क्या देखा जाता है कि कितना कैश आपका आया है, कितना कैश गया है। कैश फ्लो, फ्लो का मतलब होता है प्रवाह यानी कि आना और जाना। स्टेटमेंट यानी कि विवरण किसी भी चीज को जो बताता है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली 3 एक्टिविटी हम लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पहली एक्टिविटी, 3 क्रियाएं हम देखते हैं। पहली एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 क्रियाओं का जोड़ किया जाता है जिसमें देखते तीनों कामों से कितना कितना पैसा आया है। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या चीज देखते हैं? जिस चीज का आप ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब जिस चीज का आप व्यवसाय कर रहे हो, उससे संबंधित सारी जो एक्टिविटी रहेंगी या जो सारे लेन देन रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जहां पे भी इन्वेस्टिंग की बात आए तो आपको समझना है जो भी आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि फिक्स कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट आप एक तरह से करोगे, या फिक्स एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कोई भी एसेट आपकी आएगी, कोई भी एसेट जाएगी, तो वो आप कहाँ पे दिखाते हो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो? आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी आप एसेट को बाय और सेल कर रहे हो, कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? फिक्स एसेट को लिखा जाएगा। फिक्स एसेट को कहां पर बाय और सेल कर रहे हैं तो लिखा जाएगा, तो आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। थर्ड आपकी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी क्रियाएं आ जाती है? वो सारी क्रियाएं आ जाती है जो आपके बिजनेस में फाइनेंस को अरेंज करने के लिए की जाती है। मतलब आप अपने व्यवसाय में कैसे पैसे की अरेंजमेंट करोगे, कैपिटल की कैसे अरेंजमेंट करोगे। जो हम कैपिटल बोलते हैं तो हम बोलते हैं डेट प्लस में इक्विटी। डेट यानी कि आउटसाइडर से जो आपने पैसा लिया, आउटसाइडर मींस जो आपकी लायबिलिटी, लोन वगैरह आपने लिए होते हैं, और इक्विटी का मतलब होता है आपने शेयर होल्डर फंड जिसको बोल देते हैं, ओनर ने जो पैसा लगाया होता है। इसमें सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है आपके बिजनेस को फाइनेंस करना, पैसा उपलब्ध करवाना। तो इसमें जो भी आपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए, चाहे आपने शेयर इशू किए हैं, देखिए शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं,
या कोई भी आपने क्या करी है, किसी भी तरह से पैसा अरेंज किया, वो सारा आपका किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ये हमारा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से गाइस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, एक बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है अगर आपने इंटरेस्ट को रिसीव किया है, ठीक है, इंटरेस्ट को रिसीव्ड किया है या आपने डिविडेंड को रिसीव्ड किया है। इंटरेस्ट किस पे रिसीव होता है, बेसिकली आपका डिबेंचर जो आप इशू करते हो, और अगर आपको दिया है डिविडेंड तो किस पे, शेयर की इनकम को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। अगर ये दोनों आपने रिसीव्ड किए हैं तो आपको कहां पर दिखाना होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको बताना है कि जब भी आपको रिसीव्ड दिया हो, बच्चे रिसीव कब हुआ होगा आपको ब्याज, जब आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा, पैसा कहीं पर लगाया होगा, तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है, वो हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इस केस में पैसा कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, या जो भी आपका रहेगी ट्रांजैक्शन, वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाई जाएगी, अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है और आपने इंटरेस्ट को रिसीव किया है। सेकेंडली एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, अगर ऐसा किया हो, अब रिसीव किया था तो आपने इसमें कर दिया, अगर आपको यही सेम टर्म दी है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आपने पेड किए हैं, क्या किए हैं, दोनों पेड, तो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा फ्रेंड्स, ये आपने कब पेड किए होंगे, ऑब्वियसली बात है जब आपने लोगों से पैसा लिया होगा, आपने लोन लिया होगा, आपने डिबेंचर लिया होगा, तभी आप उनकी क्या करोगे, पेमेंट करोगे। क्या करोगे, पेमेंट करोगे। उनकी डिबेंचर अगर लिए तो आपको इंटरेस्ट, डिबेंचर इशू किए थे तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, आपने शेयर इशू किए थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पेड करना पड़ेगा, और ये आपका किस में आ जाएगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाएगा, देखिए पूछा जाएगा आपसे कि कोई भी एक वित्तीय कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, या आपको हो गया वित्तीय कंपनी है, बैंकिंग है, ऐसे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि उसने जो है लोन लिया है, या आपको हो गया उसने लोन दिया है। बैंक है, उसने लोन क्या किया है, दिया है, और आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी का ये पार्ट रहेगा। तो हमें क्या लगेगा, जब भी लोन वगैरह था या लिया था, दिया था, वो तो फाइनेंस किस में आया करता था, हमारा फाइनेंसिंग वगैरह में आया करता था, कि लोन अगर आप ले रहे हो तो फाइनेंसिंग में आ गया, दे रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। आप एक तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, तो लोन देने का तो मतलब यही हुआ ना, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, इट मीन्स। लेकिन अगर फाइनेंसिंग की बात करी जाए, यानी कि जिसका व्यवसाय ही पैसे को लेन देन करना है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसका मुख्य व्यवसाय बन जाएगा, मेन ऑपरेशन बन जाएगा। इस वजह से क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इस वजह से इसका जो लेखा जोखा होगा वो कहाँ पे किया जाएगा, आपको बताना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर किया जाएगा। अगर ये किसी से संबंधित थी, ये जो ट्रांजैक्शन हमने बताई वो संबंधित किसी से थी, वो रिलेटेड थी हमारी कहाँ से, कि आपने जो व्यवसाय है वो आपका लेन देन जो है वो किस चीज का, फाइनेंसिंग का ही काम है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, मुख्य बिजनेस हो जाएगा। तो ये आपका पहले कहाँ पे था, देखो फाइनेंस का बिजनेस है, लिखा कहाँ पे जाएगा, मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, तो सॉरी ये आपको याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। कहाँ का बन जाएगा, अगर फाइनेंस का आपका बिजनेस है तो जो भी आपने लोन दिया है, पहले कहाँ पे जाता था, अगर लोन लिया है, दिया, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, लोन लिया है, दिया है, नॉर्मल व्यवसाय है, उस केस में अगर आपने क्या किया है, लोन के लिए 3 केस रहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये लोन की अमाउंट है, ये अगर आपने दी है किसी को, मतलब आपने पैसा दिया है किसी को, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट। आपने पैसा दिया है, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर नॉर्मल बिजनेस है, क्या है, नॉर्मल बिजनेस है, तो ये आपके लिए क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर आपने लोन लिया है, आपने क्या किया है, लोन लिया है, तो ये बच्चे आपके लिए क्या बन जाएगी, नॉर्मल ही बिजनेस है आपका। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस है, तो आपका किस में चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब क्या क्वेश्चन पूछा, अगर आपका व्यवसाय किस चीज का है, व्यवसाय है आपका फर्नीचर का मतलब बैंकिंग का काम है, बैंकिंग के केस में अगर आपने लोन दिया है,
लोन दिया है तो ये आपकी मुख्य बिजनेस की क्रिया बन जाएगी, तो इस वजह से इसको कहाँ पे दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन हमने जो आ सकता है वो अटेम्प्ट कर ले, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक शॉर्ट टाइम में हमने रिवीजन कर ली कंप्लीट। इसके बाद लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, कैश इक्विवेलेंट, कैश तुल्य जिसको बोला जाता है। कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है बच्चे, हमें जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो चीजें लेते हैं जो बिल्कुल कैश में हो। ठीक है, तो बेसिकली कैश को भी हम लेते हैं कैश तुल्य के अंदर, फिर हम बैंक को भी लेते हैं, कैश एंड बैंक है ये दोनों ही हमारे आगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी होती। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फिर इसने बोला हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, और एक क्या आएगा, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या रहेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। यहाँ पर इसने क्या बोला था कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, क्या होता है, तो आपको बता देना है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, हाईली लिक्विडेबल इन्वेस्टमेंट। अगर पूछा जाए कि क्या क्या आपके इंक्लूड किए जाएंगे, तो 3 चीजें आपको इंक्लूड करनी है बच्चे। पहला, यहाँ पे कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा, और एक आइटम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं उसको, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, जिसका टाइम कितना रहता, 3 महीने का रहता है। कितना रहेगा, 3 महीने का रहेगा। 3 मंथ के अंदर जो वो कैश में कन्वर्ट हो जाती, उन सिक्योरिटीज को जो है वो कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाएगा। और नॉर्मली बोला जाए तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हाईली लिक्विड जो चीजें रहेंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है वो अब प्रैक्टिस कीजिए, और जिनको अभी तक थ्योरी का कंटेंट नहीं मिला तो थ्योरी आप एक बार कंप्लीट कीजिए। जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तभी आपके लिए रिवीजन बेनिफिशियल होते हैं। और सेम जैसे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वही वैसे ही सेम हमारा KTDT ऐप के ऊपर बैच चल रहा है, जिसमें PYQ हम डिस्कस करते हैं, जो भी आपकी यूनिट वाइज चीजें चलती हैं। और उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारी 20 यूनिट हो चुकी हैं, जिसके हमने सभी के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन, हर एक यूनिट के पर्टिकुलर यूनिट के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। और 100 से आप समझ सकते हो कि नंबर की फॉर्म में वो 100 हो सकते हैं, बट अगर समझने की दृष्टि से देखें तो देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। मतलब जहां से कंप्लीट पूछा जा सकता था, कंप्लीट चैप्टर का हमने ओवरव्यू ले लिया, तो वैसे ही हम वहां पर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप KTDT ऐप पर जाकर जो है वहां पर देख सकते हैं, डेमोस देख सकते हैं, और उसे बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, और काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि बुक हमें बता दीजिए, बुक बता दीजिए, कोई भी एक जो बेस्ट बुक है PYQ के लिए, कौन सी हम बुक लें। तो आपने यूथ कंपटीशन की PGT प्लानर के नाम से आती है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है बच्चे, एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए, आप वो बुक लोगे तो उससे आपकी मुश्किल से हार्डली 8 या 10 यूनिट होगी, उसमें से भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मतलब क्या, उन 8 और 10 यूनिट जो मिलेगी उस बुक में से आपकी, उसके टॉपिक वाइज जब आप मैचअप करोगे ना, CET के अंदर जो सिलेबस दे रखा, आप एक बार एक करना, उसको मैच करना, वो सिलेबस कंप्लीट उससे मैच नहीं होता है। कुछ यूनिट का तो बिल्कुल मैच हो जाएगा, कुछ के जैसे HRM है उसमें सिर्फ उसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस मीनिंग ये दे रखे हैं, और वो HRM का हमारे अंदर इतना पूरा ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, वो सारी चीजें दे रखी है, हालांकि उस बुक में नहीं दे रखी। तो काफी बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो 700-800 रुपए की बुक आपको आ रही है, तो वो आप ले रहे हो, जिसमें से आपकी सिर्फ कितनी यूनिट कवर होगी, 10 यूनिट। अब सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे हो, वो 10 यूनिट के पीछे आप इतने पैसे तो लगा ही रहे हो। आप हो सकता है आप एक यूनिट के, जिसमें हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट के ही उसमें 1500 क्वेश्चन है। ठीक है, आप अननेसेसरी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। आप एक यूनिट को तो आप देखो, इन 10 यूनिट को तो आप पूरा टाइम दे रहे हो, बाकी की जो 13, अब ये टोटल हमारी कितनी है, 33 यूनिट है, आप 10 यूनिट को माइनस कर दो, कितनी बच गई, 23 यूनिट आपकी बच गई। तो ये 23 यूनिट कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ढूंढोगे। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिंगल एक बुक से मैं पढ़ लूं या ऐसी कोई बुक ले लूं जिससे मेरी सारी चीजें निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा बच्चे। इशू जो मैंने आपको बताया ये रहेगा, कोई भी आप बुक उठाओगे तो मैक्सिमम 10 यूनिट, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन किया और फिर इंडिविजुअली हर एक बुक से मैंने क्वेश्चन खुद के बनाए हैं, खुद के क्वेश्चन बनाए हैं, और जो PYQ थे उनका कंक्लूजन लिया है। ठीक है,
बाकी मैंने स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से टेलीग्राम है, आप चाहो तो वहां पर रिव्यू देख सकते हो। तो जो भी आप बुक लो, कोई भी बुक ले सकते हो, कोई इशू नहीं, बट वो आपके सिलेबस से मैच होना चाहिए। क्योंकि आपको अभी आपने टीजीटी का पेपर देखा होगा, पीछे जो टीजीटी का पेपर आया था, एज इट इज जो सिलेबस दिया गया था उसी में से आपका पूछा गया था पेपर। तो आप भी कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप अपने जो कंटेंट दिया है, सिलेबस दिया है, वो आप करो, ठीक है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिस बच्चों का जवाब था, क्वेश्चन था ये, बहुत सारे बच्चों का बुक के रिगार्डिंग आया था, तो बुक के लिए मैं बता दूं कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, फिर भी इस बुक में कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, बट उसमें जो है आपकी मुश्किल से 8 यूनिट 10 यूनिट 8 यूनिट ही मुश्किल से कवर अप होगी, वो आप देख लेना। और उसमें से भी आपको टॉपिक देखने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑल ओवर है, पीजीटी का भी है, नेट का भी है, यूपी वगैरह इनके होते सबके हैं, तो वो आपको अपने टॉपिक मैच करने पड़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उस पर आप 700-800 रुपये लगा दोगे, 700 रुपये की होगी अप्रोक्स वो ठीक है। और उसके कंपैरिजन में आप बैच लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट 33 की 33 यूनिट जो है ऑलमोस्ट, एक मैथ को छोड़कर बाकी सभी यूनिट के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन जैसे मैंने अभी किया है डिस्कस, सेम इसी फॉर्म में ऐसे ही आपकी चीजें रहेंगी। आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। साथ में थ्योरी का बैच है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट अभी तक नहीं है, तो अभी एग्जाम का नहीं पता, आपके पास टाइम है, फुल रिकॉर्डेड बैच है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट उसमें कवर अप है, 30 सब्जेक्ट का टारगेट है, उसमें 30 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो आप ऐप पे जा सकते हैं, देख सकते हैं चीजें, और बैचेस कैसे हैं उसका रिव्यू आपके मन में है कि कैसा कंटेंट करा है टीचर ने, तो स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, और आपको वहां पे जाकर देखना है, बच्चों ने रिव्यूज डाले हुए हैं तो वो मैंने वहां पे शेयर किया, आपको पता चल जाएगा कि कैसी चीजें वहां पर चल रही हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको वही क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है किसके ऊपर, डिबेंचर के ऊपर, तो किस एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अभी हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट को रिसीव किया है तो रिसीव कब करोगे इंटरेस्ट, जब हमने कहीं पे पैसा लगाया होगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये हमारा किसका हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैक्सिमम यही क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, भारतीय महिला बैंक एसबीआई के साथ कब मर्ज हुआ। आपको बताना है किस डेट पे जो है ये हमारा मर्ज हुआ था। पहला दे रखा है नवंबर 2013 में, फिर आपको दे रखा है आपको 31 मार्च 2016 में, फिर आपको दे रखा है 2017 में। तो अगर हम बात करें 2013 की, तो नवंबर 2013 के अंदर इस बैंक की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, आपकी भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। अगर पूछा गया है कि एसबीआई के साथ कब मर्ज हुआ, तो 2017 के अंदर। देखिए कंप्लीट मैंने डिटेल डाली हुई है, और ये सारे क्वेश्चन जो हमारे उसके अंदर करवाए जा रहे हैं, मतलब जो बैच है, बैच में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जिसमें सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट आपको पता चल जाए कि कंटेंट कैसा, वही चीजें हैं यहाँ पर। और क्वेश्चंस जो रहेंगे बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे वहां पर। चलिए देखते हैं कि क्या था 1969 में, 1969 के अंदर आपके 14 बैंक थे जो वो नेशनलाइज हुए थे, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं वो हुआ था। फिर क्या हुआ 1980 के अंदर 6 बैंक और आपके राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गया। फिर आपका एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है किसके अंदर, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीएनबी के अंदर मर्ज हो गया। फिर 2013 में आपका एक नया बैंक स्थापित हुआ जिसे हम बोलते हैं भारतीय महिला बैंक। और एट द लास्ट फाइनली 2017 के अंदर जो आपका भारतीय महिला बैंक है वो मर्ज हो गया हमारा किसके अंदर, आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। फिर काफी बार एसबीआई से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, तो एसबीआई का आपको पता ही होगा, इसकी डेट पूछ ली जाए तो 1955 आपकी रहेगी बेसिकली, ठीक है। वैसे जो आपका 1921 में पहले आपका दूसरा बैंक होता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसको चेंज करके बाद में क्या है एसबीआई आपका बना था, जिसका नेशनलाइजेशन जो है बताया मैंने अभी, तो 1955 के अकॉर्डिंग चीजें चलेगी। इसके बाद देखिए आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस बोल सकते हैं, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मुंबई में, सेकंड आपको दे रखा है दिल्ली में, थर्ड वन अगर हम बात करें कोलकाता में, फिर आपको दे रखा है चेन्नई में। तो देखिए आरबीआई के हेड ऑफिस की बात करें तो बेसिकली अभी आपको याद रखना है आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो हमारा कहाँ पर है, मुंबई में है।
अगर पूछा जाए आपका सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई रहेगा। बैंक की करेंसी को कौन इशू करता है, तो कौन रहेगा, आरबीआई रहेगा। फिर अगर पूछा जाए मतलब करेंसी को आपके देश के अंदर बैंकों का बैंक आरबीआई को बोला जाता है, ठीक है, सरकार का बैंक आरबीआई को बोला जाता है। सर्कुलेशन कितना होगा इकोनॉमी के अंदर पैसे का, वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, जिसमें 200 करोड़ रुपए की रखी जाती है, 115 करोड़ की और 85 करोड़ की ऐसे फॉरेन सिक्योरिटी और गोल्ड का हम क्या करते हैं, रिजर्व की फॉर्म में रखते हो, उसके बिहाफ पर आप क्या करते हो, करेंसी को इशू करते हो। और कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, मनी का सर्कुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। एक क्वेश्चन और इसके साथ पूछा जाएगा कि आरबीआई क्या करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो डिसाइड की जाती है वो आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो रहेगी वो हमारी कौन करती है, आरबीआई देखती है, ठीक है। एक चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आरबीआई की देख लेते हैं एक बार। तो आरबीआई की अगर एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाए तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935 के अंदर जो है ये स्थापना हुई थी, अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। किस एक्ट के तहत आपकी जो अकॉर्डिनेंस विद मतलब प्रोविजन ऑफ एक्ट पूछ लिया जाए तो 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई का एक्ट था वो 1934 में आया था, फिर 1935 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके लिए पहले 1926 के अंदर एक रॉयल कमीशन आया था जिसका दूसरा नाम हिल्टन यंग कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी या आरबीआई का जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या पूछा गया था, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई बैंक वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश इन कोलकाता। मतलब जब स्टार्टिंग की बात करें तो इनिशियली यानी कि इन द शुरुआत के अंदर जो आरबीआई की स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी, कोलकाता के अंदर की गई थी। बट वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई। बट 1937 के अंदर इन 1937 कोलकाता से इसे कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। अब सो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए आरबीआई का हेड ऑफिस पूछा गया था हमसे मुंबई। आरबीआई के लिए मैंने बोला बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, जो ट्रेजरी बिल को इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमने कहा था रॉयल कमीशन आया था 1926 में जिसका हिल्टन यंग कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन पर हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर, और इसका एक्ट था आपका 1934 में कर दोगे। और सेंट्रल ऑफिस पूछा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर जब बैंक की स्थापना हुई बच्चे उस टाइम पे हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे था, कोलकाता में था। बाद में 1937 के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है, और कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मुंबई के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। चलिए होप्सो आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बताना है कैपिटल मार्केट का वर्गीकरण किया जा सकता है। जो कैपिटल मार्केट को डिवाइड करते हैं वो कितने बेसिस पर डिवाइड करते हैं या कौन सी आपकी कैपिटल मार्केट होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा प्राइमरी मार्केट, दूसरा आपको दे रखा न्यू इशू मार्केट, तीसरा आपको दे रखा सेकेंडरी मार्केट, और फोर्थ दे रखा ऑल, ठीक है। अगर हम बात करें मार्केट की तो आपने सुना होगा दो बेसिस पर हमारी मार्केट चलती है, एक होती है हमारी मॉनेटरी, एक होती है आपकी मनी मार्केट, और दूसरी होती है हमारी कैपिटल मार्केट। अब पहली बात तो वही के मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जब आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारी कहाँ पे करती है, 1 साल से कम की, तो आपके आती है मॉनेटरी जो मनी मार्केट है उसके अंदर वो सारे लेन देन होते हैं। फिर अगर हम बात करें किसकी, कैपिटल मार्केट की, तो जिसमें लंबे टाइम के लिए पैसे की अरेंजमेंट की जाती, फंड की अरेंजमेंट की जाती, वो होती है हमारी कौन सी, कैपिटल मार्केट। अब जो कैपिटल मार्केट है फ्रेंड्स उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। अब आपको दिख रहा होगा तीसरा भी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ। अब मैंने तो बोला दो तरह की होती है, तो ये आपके तीन कैसे आ गए। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसी का दूसरा नाम होता है न्यू इशू मार्केट। दूसरा नाम क्या होता है, न्यू इशू मार्केट इसका नाम होता है। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम होता है न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, तो उन सिक्योरिटी को इशू किया जाता है जो फर्स्ट टाइम में कंपनी के द्वारा इशू की जाती हैं, उन सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटी का बाय और सेल किया जाता है जो ऑलरेडी इशू कर दी गई कंपनी के द्वारा, और सिर्फ इनका बाय और सेल करना वो आपका सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेसिकली सेल किया जाता है। ठीक है।
तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल हो जाएगा। तो ये आप कर लोगे तो ये आपको समझ में आएगा होगा प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। और प्राइमरी मार्केट के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पे भी आपकी वही आ जाती है, तो डायरेक्ट सिक्योरिटी बोल देते हैं, और इसकी जो होती है उसको इनडायरेक्ट सिक्योरिटी, ये भी नाम दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मार्केटिंग का। काफी सारे सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन कम है बट कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक पूछा जाता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब बोला है इसने, पहला ऑप्शन बोला है बाजार का विभक्तीकरण करना, दूसरा आपको दे रखा बाजार को लक्षित करना, और तीसरा आपको दे रखा ग्राहकों की मन में या ग्राहकों की जो छवि है मन में छवि ढूंढना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहकों की मन में छवि को ढूंढना। मतलब देखिए, तीन आपको बेसिकली दिए जाएंगे वर्ड। एक होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन या विभक्तीकरण। विभक्तीकरण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बाजार को टुकड़ों में डिवाइड कर देना। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हम अपने बाजार को डिवाइड कर देते हैं पार्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। फिर आपके सामने एक वर्ड आता है जिसमें हम बोलते हैं टारगेट मार्केट या मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से हमने एक पार्ट को उठा लिया जिसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट, यानी कि आपने 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मान लिया एज के बेसिस पे आपने, ज्योग्राफिकल अलग अलग बेसिस होते हैं, जैसे आपने बोल दिया कि मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है वो 20 से 30 एज के बेसिस पे जो है आपका डेमोग्राफिक बेस ले लिया मैंने, पॉपुलेशन बेस ले लिया, तो 20 से 30 एज के बीच में जो है उनके लिए मुझे उठाना। अलग अलग कर दिया कि 10 से 20 उम्र वालों के लिए, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे। फिर मैंने कहा कि 20 से 30 एज वाले जो है मुझे अपना प्रोडक्ट उनके लिए बनाना, तो वो हमारा क्या हुआ, आपने पूरी मार्केट में से कुछ को सिलेक्ट किया, टारगेट मार्केट जिसको बोल देते हैं, कि आप जो अपना प्रोडक्ट है उस एरिया के लिए बनाओगे, आपने फिक्स कर दिया। सेकंड होता है टारगेट मार्केट। तो दो वर्ड हम कर चुके हैं, सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट। तीसरा आपका क्या होता है, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, पोजिशनिंग का मतलब होता है आप अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की छवि बनाते हो कि आपका प्रोडक्ट ये है, तो ये आपका होता है पोजिशनिंग, कि आप अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में, मतलब ऐसा काम करते हो जैसे बार बार ऐड दिखाना, कि आपके कस्टमर के माइंड में आपके जो प्रोडक्ट उसकी छवि दिखे, तो आपके कस्टमर के माइंड में या मन में छवि को ढूंढना, या ग्राहकों के मन में छवि को ढूंढना हमारा क्या कहलाता है, पोजिशनिंग। क्या कहलाता है, पोजिशनिंग। चलिए इसके बाद हम देखते तो बाजार विभक्तीकरण, सेगमेंटेशन हो गया, बाजार को लक्षित करना टारगेट मार्केट हो गया, और ये हमारा क्या होता है, पोजिशनिंग होता है। इसके बाद आपसे एक पूछा जाता है FMCG की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो कि एक रूरल मार्केटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर एफ से मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स इसका आ जाता है, तो ये आप ऐसे ही लर्न कर लोगे, सिंपली है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विभक्तीकरण की रणनीतियां, मतलब क्या बताना है आपको, ग्रामीण विभक्तीकरण। रूरल मार्केट के अंदर जो आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। क्या फॉलो करनी पड़ती, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो तीन बेसिकली स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। पहली होती है अभेदित विपणन रणनीति, एंड डिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेकेंड होती है डिफरेंशिएट मार्केट स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोल देते हैं भेदित, भेद का मतलब डिफरेंस करना, तो डिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रैटेजी। और थर्ड वन हमारी क्या होती, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि सकेंद्रिक विपणन रणनीति। तो तीन तरह की आपकी बेसिकली जो है होती है। तो हमारा आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर तो हो जाएगा ऑल। पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, अभेदित विपणन रणनीति एंड डिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या किया जाएगा, मार्केट के अंदर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, पूरी मार्केट को एक ही माना जाएगा। मतलब जब आप कंप्लीट मार्केट को एक मान के चलते हो, कोई भी अंतर नहीं करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट मार्केट जो है एक सिंगल, सभी के लिए, पूरी मार्केट के लिए एक ही मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सभी के लिए अगर प्रोडक्ट लॉन्च करे तो एक ही तरीके से करोगे, एक ही आप प्रोडक्ट बनाओगे, वो आपका आ जाता है इसके अंदर। और मार्केटिंग बोला तो मार्केटिंग का आप काम देख लोगे। फिर आता है भेदित रणनीति। भेदित रणनीति का मतलब क्या होता है बच्चे, भेदित का मतलब है आपने इसको
सेगमेंट बना लिए, टुकड़े कर लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए आप अलग अलग रणनीति, मान लिया 3 आपने सेगमेंट बना लिए हैं पूरी मार्केट के, तो तीनों पार्ट के तीनों सेगमेंट के लिए आप अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करोगे अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल करने के लिए या जो भी है मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाओगे, तो वो रणनीति कौन सी हो जाएगी हमारी भेदित रणनीति, या जिसको बोलेंगे डिफरेंशिएट मार्केट स्ट्रेटजी। थर्ड वन की हम बात करें जिसमें आपको दे रखा है सह-केंद्रित विपणन रणनीति यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक बेसिक सा सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, उसी से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। ये वर्ड आपको साथ में दिया, एक खंड एक उत्पाद, मतलब एक ही उसको उठाएगा और हर एक उसके लिए एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें क्या था, सभी पूरी मार्केट के लिए एक ही वो प्रोडक्ट बना के चल रहा था, कोई अंतर नहीं। डिफरेंशिएट में क्या था, सभी के लिए जितने भी उसने सेगमेंट बनाए सभी के लिए अलग 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 जो भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बनाएगा, स्ट्रेटजी फॉलो करनी तो अलग करेगा। लेकिन सेकेंडरी की बात करें कॉन्सेंट्रेटेड की, तो इसका मतलब है एक खंड के लिए एक प्रोडक्ट लेके चलना। तो ये भी पूछा जाएगा एक खंड एक उत्पाद स्ट्रेटजी है वो किसके अंदर रहेगी, तो आपको याद रखना है सह-केंद्रित विपणन रणनीति को बोला जाता है। तो ये हमारी तीनों स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है रूरल मार्केटिंग की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा रहेगा नेक्स्ट, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है फंड से क्या तात्पर्य है, फंड से क्या तात्पर्य है, और ये कहां पर बताना है आपको, जो हम यहाँ पर फंड का जो मतलब बताना है इसको रिलेट करना है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से। फंड फ्लो स्टेटमेंट, 3 वर्ड आपके आए हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जैसे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड का मतलब यहाँ पर जो रहेगा बच्चे, कुछ लोग कह सकते हैं कैश, कुछ कहेंगे लिक्विड एसेट, कुछ कहेंगे वर्किंग कैपिटल, बट करेक्ट मीनिंग पर करेक्ट आंसर पर अगर हम जाए तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसका जो वाइड टर्म लिया गया है, फंड का मतलब यहाँ पर जोड़ा है वर्किंग कैपिटल से। तो फंड यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। फिर आपको दे रखा फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना किसी चीज का, ठीक है। और तीसरा आपको दे रखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का होता है विवरण, मतलब जो आपका विवरण दिखाएगा किसका, वर्किंग कैपिटल का। अब देखो इसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करेंगे। फंड, हमने पहला वर्ड उठाया फंड, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब इसके। फंड का मतलब मैंने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चे, वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जा सकता है अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो फंड फ्लो पे या फंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर करंट एसेट कम हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सीधा सा सूत्र दे देती हूं मैं, तो आपको सीधा सा याद रखना है करंट एसेट के अंदर, देखो अब पहले देख लीजिए, सीधा याद कर लीजिए, करंट एसेट में, वर्किंग कैपिटल में और आपके फंड में, तीनों में कैसा रिलेशन याद रखना आपको, पॉजिटिव। करंट एसेट बढ़ेगी तो मतलब फंड भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। करंट एसेट कम होगी तो फंड भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ऐसे ही करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है इनके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, नेगेटिव। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, अब देखो कैसे करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, देखो वर्किंग कैपिटल क्या था हमारा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहे थे, तो वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगा, जब ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, करंट एसेट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा ना, ये प्लस होगी तो ये बढ़ेगा। लेकिन अगर ये प्लस होगी तो इसमें से माइनस होने के बाद तो वैल्यू कम आएगी, तो ये कब हमारे लिए सही रहेगा, जब करंट लायबिलिटी जितनी कम होगी। तो इसका क्या ऐसा रिलेशनशिप है, मतलब अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव का मतलब और नेगेटिव का मतलब समझिएगा, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी जो वर्किंग कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये कहना चाहता है। और करंट एसेट की अगर हम बात करें तो ऐसे ही अगर करंट लायबिलिटी हमारी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो हमारी क्या रहेगी, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन चल रहा है ना, डिक्रीज होगी तो इंक्रीज, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज। ऐसे ही करंट एसेट में, तो करंट एसेट का आप समझ ही गए, तो कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। मतलब करंट एसेट अगर इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर करंट एसेट डिक्रीज तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये साथ साथ नोट करते रहिएगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी।
चलिए तो ये हमारा बेसिकली रहेगा फंड से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो क्या इफेक्ट, मतलब करंट एसेट बढ़ रही है तो फंड बढ़ेंगे या घटेंगे, करंट लायबिलिटी, 4 क्वेश्चन तो यही बन गए। करंट एसेट बढ़ेगी तो फंड क्या होगा, बढ़ेगा। करंट एसेट कम होगी तो फंड क्या होगा, कम होगा। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो फंड क्या होगा, कम होगा। और करंट लायबिलिटी अगर कम होगी तो फंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की फॉर्म में कम हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को देख के चलोगे तो कॉन्सेप्ट आपके इतने हो जाएंगे कि आप जो है चाहे एस्टेट दो चाहे नेट दो, कहीं भी आप जहां पर कॉमर्स फील्ड की अगर आप प्रिपरेशन करोगे वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा वर्ड हमने कहा फ्लो। फ्लो में यहाँ पर पूछा जाता है बेसिकली एक क्वेश्चन कि आपको याद रखना है 2 तरह की आपकी आइटम रहेगी। एक पहली जो चेंज हो जाती है, यानी कि जिसमें हम करंट और नॉन करंट बोल देते हैं, या तो दोनों ही करंट आइटम होने चाहिए या दोनों ही नॉन करंट आइटम होने चाहिए फ्लो होने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है, एक तो करंट का आइटम होना चाहिए, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट बोल रहे थे ना। फ्लो तब होगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर दोनों ही आइटम करंट के हैं तो क्या फ्लो होगा, हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, कब फ्लो होगा, चाहे वो दोनों, देखो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तीनों मैं बता देती हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लो हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फ्लो जो वर्ड दे रखा है कौन सा फ्लो है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का। करंट आइटम, करंट वो होते हैं जो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, नॉन करंट 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है, चाहे वो पेमेंट के रिगार्ड आ जाए चाहे वो रिसीविंग के रिगार्ड आ जाए। अब देखो, अगर दोनों ही आइटम करंट के हैं, 2 लेन देन होते हैं ना, कोई भी एंट्री करते हो तो 2 चीजें आपकी इफेक्ट होंगी। 2 ट्रांजेक्शन के अंदर अगर दोनों ही आइटम करंट के हैं, दोनों ही आइटम क्या है, करंट के, दोनों ही आइटम, बोथ आइटम जो हैं, बोथ जो लेन देन है, बोथ अगर करंट के हैं तो हमारा फ्लो नहीं होगा। बोथ आइटम अगर नॉन करंट के हैं तो हमारा फ्लो नहीं होगा। इट मींस फ्लो कब होगा, एक ही सिचुएशन होगी जहां पर 1 तो आइटम होगा करंट का और सेकंड आइटम जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नॉन करंट का। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इन 3 क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आपको पता होना चाहिए। तो फ्लो का मतलब कहां पर, जहां पर एक करंट का आइटम होगा और एक नॉन करंट का आइटम, तो वहां पर फ्लो होगा। चलिए, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल। बेसिकली हमें लगता है कि ये जो है, और वर्किंग कैपिटल के लिए एक चीज और देखिए, वर्किंग कैपिटल के भी अगर हम बात करें एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्किंग कैपिटल के भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे। एक होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, यहां से हटके बता रही हूँ चीज में, इस क्वेश्चन को यहां से खत्म कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल जो रहेगी वो हमारी इक्वल रहती है करंट एसेट के। अगर हम बात करें नेट वर्किंग कैपिटल की, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या कहता है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी इक्वल होती है करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। ये 2 इसके कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक होती परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होती है जो रेगुलरली आपके बिजनेस में चाहिए होती है, वो आपकी रहेगी। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जैसे किसी सीजन में किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो तब आपको इमरजेंसी में जो रिक्वायर होती है वो हमारी क्या रहती है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट तो फिक्स होगी कि ये आपको चाहिए ही गई, वो आपकी परमानेंट होती, जितनी चाहिए वो तो चाहिए ही, इसको फिक्स वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं। और दूसरी होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। एक ये भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से हम उठा सकते हैं क्या, कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को कहाँ से पूरा करना चाहिए और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को कहाँ से आपको फंड देना चाहिए या कहाँ से आपको फाइनेंस करना चाहिए।
तो नॉर्मली अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको याद रखना, वैसे काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, पर नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लेता, तो सीधा सा आपको यही याद रखना है कि अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल है तो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से परमानेंट वर्किंग कैपिटल को पूरा करना चाहिए। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज है, शॉर्ट टर्म के जो सोर्सेज हैं उनसे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा दोनों हो जाएंगे। तो देखिए, एक ही हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करवाने या 100 क्वेश्चन करवाने हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट इतने डाल दिए जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो कितना ही घुमाए फिराए, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी जो पकड़ है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ सीईटी के लिए नहीं, कोई भी कॉमर्स का एग्जाम है जहां पे आपकी कॉमर्स आ रही, चाहे वो डीएसएसबी है, केवीएस है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो नेट है, एस्टेट है, वेयर एवर, मतलब जहां भी आपका कॉमर्स के क्वेश्चन है वो सभी के लिए रिलीवेंट रहेंगे, मतलब ये आपके सदाबहार क्वेश्चन वाली बात हो जाएगी। चलिए, लास्ट वन क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि हमारा देखा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के मेथड। अब आपको समझ रहे होंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होगा। तो मैंने आपको डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं, मतलब जो मुद्रा का नियंत्रण देखती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, आपकी कंट्री के अंदर कितनी मनी की सप्लाई है, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को संतुलित करने के लिए, मनी की सप्लाई को संतुलित करने के लिए, सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। बच्चे, अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो का। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर जो है वो टीचर को मोटिवेट करता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कंटेंट लाने के लिए। अगर आपके कमेंट्स होंगे, आपको चीजें अच्छी लगेंगी तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डल जाएगी। चलिए, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की तो दो इसके टूल रहते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव मेजर जिसको हम बोल देते हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्या होता है, क्वालिटेटिव, और एक क्या था, क्वांटिटेटिव। तो दो मेजर आपके बेसिकली हैं रहेंगे। तो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक में क्या रहेगा, गुणात्मक में वो रहेगा जिसमें मतलब आप जो है मेजर नंबर की फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे हमारा मोरल सेशन था कि बैंक जो है वो और बैंकों को कहता है कि आप रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए तभी सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, वो नहीं मानते हैं बैंक, कोई भी एक्शन है रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं तो उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, बच्चे को पहले प्यार से समझाना कि आप ये कीजिए, ये रूल के अकॉर्डिंग है, मोरल सेशन हो गया। फिर अगर कहे वो बच्चा प्यार से ना माने तो उस पर चट्टू लगा देना, थप्पड़ लगा देना, वो क्या रहेगा, एक्शन लेना। तो वो क्या था, डायरेक्ट एक्शन। ये सारे जो थे वो हमारे किसके थे, ये सारे जो पार्ट थे ये हमारे थे क्वालिटेटिव कंट्रोल के। यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है एक सेशन में वो आपको देखा क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक उपाय जो रहेंगे। फिर वो फाइन वगैरह लगा देता है आरबीआई जो दूसरों बैंकों के ऊपर अगर वो रूल वगैरह तोड़ते हैं, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की तो देखिए बहुत सारी टर्म आपको दे रखी है, वो सारी टर्म डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इनमें से एक टर्म पूछी जाएगी। आपको दे रखा है सबसे पहले CRR। एक पहले तो आंसर देख लेते हैं, आंसर में रहेगा ओल। ये सारे ही हमारे किसके मेजर हैं, ये सारे ही क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है मार्केट के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल, या इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए या पैसे को संतुलित करने के लिए। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो देखता है कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्या रहेगा। पहले तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बन सकता है, बट शॉर्ट में बताऊंगी अगले लेक्चर के अंदर, इसमें जो कुछ नई चीजें ऐड करके बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बताऊंगी होता क्या। इसके बाद इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा फिर। चलिए, पहले हम बात करते हैं CRR की। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी होगी, NDTL। NDTL क्या होता है, बैंक के पास जो टोटल पैसा जाता है बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, NDTL, नेट डिमांड टाइम लिक्विडिटी। नेट डिमांड टाइम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है देयता, नेट का मतलब है शुद्ध, और डिमांड और टाइम, दो आपके पास टर्म आ गई। डिमांड डिपॉजिट करते हो या तो आप, मतलब क्या, आप ऐसे अकाउंट जैसे कि आपका करंट अकाउंट है,
सेविंग अकाउंट है, मतलब जिस टाइम कस्टमर जाएगा बैंक को पेड करना पड़ेगा, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। दूसरा होता है टाइम लायबिलिटी, जिसको हम बोल देते हैं, मतलब आपने एफडी बनवा ली, आरडी बनवा ली, अगर 5 साल के लिए आपने एफडी बनवा ली तो आप बैंक अज्यूम करके चलेगा कि 5 साल तक तो वो पैसे लेने नहीं आएगा, तो टोटल जो पैसा आया है वो हमारा क्या बन जाएगा, एनडीटीएल। अब बैंक कुछ पास अपने रखेगा, कुछ आरबीआई को डिपॉजिट करवाता है। क्यों? क्योंकि अगर एट द टाइम कस्टमर जो करंट वाले थे वो मांगने के लिए आ जाए तो हमें देना पड़ेगा, और एफडी के लिए भी ये थोड़ी ना फिक्स है कि वो लेने ही नहीं आएगा, इमरजेंसी में तो आप एफडी भी तोड़वा लेते हो। तो अब आप समझ गए कि एनडीटीएल टर्म का मतलब क्या है। इसके बाद देखिए, बैंक के पास जो टोटल पैसा होता है, या इन शॉर्ट में मैं कहूँ एनडीटीएल जो रहेगा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जो पैसा होता है, उसमें से कुछ पैसा बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो जितना प्रतिशत जो है बैंक को टोटल पैसे का, बैंक कौन से, कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई के पास यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है, जितना प्रतिशत, उस पार्ट का या उस रेशियो को हम बोल देते सीआरआर। इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो कैश, मतलब नाम क्या रहेगा, फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर? डिटेल में ज्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे, कहाँ कितनी रेट चल रही है, क्या कुछ है, वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखा एसएलआर। एसएलआर क्या रहेगा, एसएलआर का मतलब है कि आपको जो पैसा, आप मतलब कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा टोटल एनडीटीएल का सबमिट करवाना था किसके पास, आरबीआई के पास, वो रह गया सीआरआर। अब जो पैसा खुद के पास, टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एसएलआर। अब पूछा जा सकता है एसएलआर की फुल फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलते हैं, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड वन टर्म देखिए, थर्ड वन आपको दे रखा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है गाइस, बैंक रेट जब भी लॉन्ग टर्म के लिए, ये वर्ड याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर पैसा देता है उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। चलिए, इसके बाद दो टर्म आपको दे रखी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सेम बैंक रेट के जैसे ही रहेगा, डिफरेंस छोटा सा है, वो ये, अगर बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती, अब आरबीआई को क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे क्या बोला जाएगा, रेपो रेट। अब ट्रिपल आर है तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक क्या करता है, वापिस से उल्टा कर दो, अब ये तो है नहीं आरबीआई को जरूरत पड़ेगी, अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे जिस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा उसे हम बोल देते हैं रिवर्स रेपो रेट। होप सो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। प्रेजेंट में कितनी रेट है, कितनी क्या कुछ चीजें वो बैच में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में लेके आएंगे कि कितना रेट है, कब कुछ क्या बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा। फिर यही सेम कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसमें बता दूंगी मैं प्रेजेंट में जो अभी पॉलिसी आई है उसके अंदर कितने क्या रेट चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। होप सबको सभी को चीजें अच्छी लगी होंगी, अगर आपको अच्छी लग रही हैं चीजें तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि सेम ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाए हैं, जो हमारा एमसीक्यू का बैच चल रहा है हमारा केटीडीटी ऐप पर, को अच्छा लगे वहां पर सारे ही टीचर सारी ही चीजें बेस्ट ही प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर हरियाणा में बात करें तो सबसे बेस्ट नंबर 1 ऐप रहेगी, आपको पता ही है। तो जो भी आपको लगता है कि आपकी चीजें बेनिफिशियल हो सकती तो आप विजिट कर सकते हो, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपको वीडियो कैसी लगी वो मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का, आपकी राय का, और अच्छी लगे तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के टेक केयर, गुड बाय।